मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 14 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और प्लस रिलेटेड फैक्ट, जो भी प्रश्न से रिलेटेड फैक्ट होंगे सब कुछ। दोस्तों, ये डेली सेशन होता है 6 बजे सुबह। तो 6 बजे सुबह आप डेली इस सेशन को देखने की आदत बना लेंगे। अगर आप डेली इस सेशन को देखते हैं तो किसी भी सिंगल एग्ज़ाम में, सिंगल कम्पिटेटिव किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट हो यानी सुपर टेट हो, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी एक सिंगल एग्जाम में भी आपका करंट अफेयर से और स्टैटिक जीके से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो आप डेली ये सेशन 6 बजे देख सकते हैं और बिल्कुल भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, ये सेशन आप लाइक तब करेंगे जब लास्ट तक वीडियो को देख लेंगे। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तभी लाइक करिएगा और शेयर भी तभी करिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में अशोक चक्र द्वारा लिखित द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो बताएंगे दोस्तों, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो बताएंगे हर्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा। हर्पर कॉलिंस या फिर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा यह प्रकाशित किया गया। दोस्तों, इसमें क्या है ये सारी बातें हम बताते हैं घटना। दोस्तों, यह पुस्तक जो है वह एक अर्थशास्त्री हैं। जो अशोक चक्र द्वारा लिखा गया है, यह एक अर्थशास्त्री द्वारा लिखा गया दोस्तों, जो पिछले 40 वर्षों से मुख्य रूप से अफ्रीकी क्षेत्र के देशों को नीतिगत सलाह दे रहे हैं। वह वर्तमान में हरारे में यानी कि जिम्बाब्वे के कैपिटल हरारे में सरकार के वरिष्ठ आर्थिक आर्थिक सलाहकार हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें यह बुक किस पे डिपेंडेंट है, तो बताएंगे दोस्तों द स्ट्रगल विद इन अ मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक के बारे में बताती है। दोस्तों, कौन सा? आपको पता होगा, इंदिरा गांधी जी द्वारा 1975 और 77 के बीच में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, फालतू का नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था दोस्तों, जिसमें कि 1,50,000 से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। कम से कम 11 मिलियन लोगों को जबरन नसबंदी कर दिया गया था दोस्तों, और अनगिनत पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग या फिर कह लीजिए उन्हें समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, याद रखेंगे हमारे देश में इमरजेंसी का केवल और केवल 3 घटनाएं या फिर 3 चीज़ें, मतलब 3 ही लागू होती है इमरजेंसी। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल है जो 352 में बताता है, अनुच्छेद नंबर 352 में। एक है दोस्तों राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्यपाल जो है दोस्तों, मतलब राज्य में अगर कोई दुर्व्यवस्था फैल जाता है तो उस समय राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति जो है वहाँ पे राज्यपाल शासन या फिर राष्ट्रपति शासन लगा देता है, तो उसे बोलते हैं 356 अनुच्छेद में है। एक वित्तीय आपातकाल है 360 दोस्तों, 360 वित्तीय आपातकाल है, जो अभी तक हमारे भारत में नहीं लगा है और ना ही लगेगा। लगता है तो बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी अगर लग गया तो। लेकिन जो 352 है दोस्तों, यह नेशनल आपातकाल है, 3 बार लगा है। एक बार भारत चाइना के युद्ध के समय, एक बार भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय, एक बार यही जो 1975 वाला देख रहे हैं यही है। और यह बहुत काले, यह लगना नहीं चाहिए था। वैसे इंदिरा जी गांधी द्वारा यह लगाया गया था और इसी के कह लीजिए इसी का एक परिणाम रहा कि इंदिरा जी गांधी का देहांत हो जाता है, उनको शूट आउट कर दिया जाता है 1984 में एक सिख रेजिमेंट द्वारा। याद रखेंगे। और यह जो 356 है दोस्तों राष्ट्रपति शासन है, यह बहुतों बार मैक्सिमम राज्यों में लग चुका है। जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, तो इन सब राज्यों में मैक्सिमम बार लगा है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस पत्रकार को BKS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? दोस्तों, इसमें आपको हम ये भी बताएंगे BKS का फुल फॉर्म क्या है, आप याद रखेंगे दोस्तों। यह किसको दिया गया है तो बताएंगे दोस्तों, यह दिया गया किसको सम्मानित किया गया है तो बताएंगे NN पिल्लई को। NN पिल्लई को सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। BKS का फुल फॉर्म होगा बहरीन केरलिया समाजम पुरस्कार 2021 साहित्य के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। NN पिल्लई को 2021 का दिया गया है। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, तो याद रख सकते हैं। तो इसमें जो है 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, याद रखेंगे। और एक प्रशस्ति पत्र होता है जो कि स्वीकारा रहता है किसके द्वारा? BKS साहित्य द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, इसमें मलयालम भाषा और साहित्य में समग्र रूप से उनका बहुत बड़ा जिसका योगदान होता है उनको ही दिया जाता है यह पुरस्कार अंततः। तो याद रखेंगे यह पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो चीज़ें नई होती हैं साल में वह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियल टाइम नामक पुस्तक किसने लिखा है दोस्तों?
तो बता देंगे ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायणन, है ना? इन दोनों के द्वारा लिखा गया है। ये दोनों लोग दोस्तों इस पुस्तक का कह लीजिए लेखक हैं, और आपका यह पुस्तक जो है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो शिवम शंकर सिंह और आनंद वेंकट नारायण द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। यह सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रेल मार्ग आवाजाही को बढ़ावा मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। आप देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल देश। और नेपाल भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों, जो कि भारत के सीमा के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। कितना शेयर होता है? 1751 किलोमीटर दोस्तों शेयर होता है। दोस्तों हम ज्योग्राफी का बिल्कुल बेस्ट सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें 84 वीडियो का फ्री पैकेज आपको दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। सारे क्लासेस आप 3 PM पर, यानी कि 3 बजे दोपहर में आप देख सकते हैं दोस्तों। सारे एक एक करके अभी तक 3 वीडियो अपलोड हुए हैं दोस्तों। याद रखेंगे, सारे क्लासेस आप अगर देख लेते हैं तो यूपीएससी तक की एग्जाम में बैठिए आप। सारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है सेशन दोस्तों। यूपीएससी, सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, जो भी होते हैं एग्जाम, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बिल्कुल मैप से आपको बताया जा रहा है, आप डेली 3 बजे से फॉलो करेंगे। दोस्तों नेपाल की बात हुई, यहाँ पे नेपाल के बारे में आपको कुछ बताते हैं दोस्तों। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली हैं, और अध्यक्ष विद्या देवी भंडारी हैं, और नेपाल की राजधानी काठमांडू, और मुद्रा नेपाली रुपया है। तो नेपाल के बारे में कुछ अहम बात हम आपको बताते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। नेपाल में ही स्थित है दुनिया का सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा, जिसे नेपाल में तो सागरमाथा कहते हैं, और भारत में एवरेस्ट कहते हैं, और चीन में चोमालुंगडुंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चोमालुंगडुंग। याद रखेंगे दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 8848.84 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अभी आपने हाल ही में सुना होगा काला पानी, लेपू लेक और लिम्पियाधुरा, ये तीनों क्षेत्र जो हैं नेपाल और भारत के विवादित क्षेत्र हैं, जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात करें नेपाल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, जैसे भारत की गंगा है, तो वो नेपाल की भी शारदा नदी है। याद रखेंगे दोस्तों, है ना, जो आपसे पूछा जा सकता है। नेपाल भारत के कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? तो बता देंगे उत्तराखंड, यूपी, इसके बाद आपका बिहार, इधर सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोस्तों। इतने से यह बॉर्डर अपना शेयर करता है। तो इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों, आपके लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहली बार किस हिमालयी जानवर का बीमा किया जा रहा है दोस्तों? किस हिमालयी जानवर का बीमा किया जा रहा है दोस्तों? तो बताएंगे, वो किया जा रहा है दोस्तों याक। आपने सुना होगा हिमालयी याक। हिमालयी याक दोस्तों बिल्कुल महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि सामान वगैरह ढोने के लिए या फिर पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए। क्योंकि पता है आपको, जो हमारा भारत का उत्तरी वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अगर बात करें यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नीचे आ जाएंगे तो अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपका इधर सिक्किम है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये मिजोरम नहीं, नागालैंड, ये सारे राज्य हैं भारत के। तो यहाँ पे पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा हैं, तो पहाड़ी इलाकों पे चढ़ाई करना, उतरना, तो ये सब में बहुत ज़्यादा ये माहिर होते हैं। और इनकी एक और खासियत है दोस्तों, यह अपना जो टेम्परेचर होता है, यह मतलब जीवित रह सकते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ने के बाद ये जीवित रह सकते हैं दोस्तों। इस वजह से यह वहाँ पर क्या करते हैं, अपने आप को दोस्तों ढाल पाते हैं। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। हिमालयी याक हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में के दिरंगा या फिर दिरांग में स्थित याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यार्क, NRCY, ने उच्च तुंगता यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL के साथ करार किया है। बीमा पॉलिसी याक मालिकों को मौसम की आपदाओं, बीमारियों, पारगमन, दुर्घटनाओं, सर्जिकल ऑपरेशन अगर कोई हो जाता है, या फिर हड़ताल या फिर दंगे हो जाते हैं, इस तरह की कोई जोखिम अगर उत्पन्न होता है तो उससे बचाएगा दोस्तों। याक के मालिकों को अपने पशुओं की बीमा कराने के लिए अपने याक के कान का निशान लगवाना होगा, उचित विवरण भी देना होगा, जिससे कि पहचाना जा सके ये किसका याक है दोस्तों। याद रखें, हिमालय याक के अगर विषय में कुछ चर्चा करें हम, तो याद रखेंगे दोस्तों बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हिमालय याक एक लंबे बालों वाला होता है, पालतू पशु होता है दोस्तों। जैसे हम लोग घर में देखेंगे गाय वगैरह पालते हैं, खच्चर बहुत लोग पालते हैं। खच्चर क्यों यूज लेते हैं लोग? उसमें सामान ढोने के लिए। देखते होंगे आप मार्केट वगैरह में कहीं दिख जाता है, तो वहाँ पे जिस तरह उसका यूज होता है, सेम उसी तरह याक का भी यूज होता है। जो भारतीय उपमहाद्वीपों, जैसे हिमालय क्षेत्र हो गया, तिब्बती पठार हो गया, म्यांमार हो गया, मंगोलिया हो गया दोस्तों, साइबेरियन क्षेत्र हो गया, इन सब में पाए जाते हैं याक।
वे बहुत ठंडे तापमान में भी रह सकते हैं, आदी होते हैं रहने के, या कह लीजिए -40 डिग्री के तापमान तक ये अपने आप को जीवित रह सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर 13 डिग्री टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो अधिक हो जाता है। अगर 13 डिग्री टेम्परेचर से अधिक होता है तो उन्हें मुश्किल होने लगती है, मतलब वो ज़्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा क्रिसमस के फोटो में याक, वही याक है दोस्तों। दोस्तों अगर कहा जाए भारत में याक की कुल आबादी कितनी है, तो बताएंगे 58,000 है, 58,000 है भारत में पूरा याक की आबादी। ये अब क्वेश्चन बन सकता है आपके किसी भी एग्जाम में। अगर बात करें भारत के किस राज्य में कैसे घटते हुए क्रम में याक पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो याक मिलते हैं दोस्तों, आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में इनका स्थान है। तो याद रखेंगे दोस्तों 58,000, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने सोनी इंडिया के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर हैंकथॉन का आयोजन किया है दोस्तों? किसने किया है हैकथॉन का? तो बताएंगे दोस्तों, मद्रास, आईआईटी मद्रास ने ऐसा कारनामा किया है दोस्तों। आईआईटी मद्रास ने ऐसा कारनामा किया है, तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह राष्ट्रीय हैकथॉन क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, जैसे कि सोनी ने सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन कॉर्पोरेशन के बोर्ड पर आधारित है, मतलब कि कह लीजिए कि स्प्रेंसेस, इसका नाम है SPRESENC, स्प्रेंस, है ना, इस तरह का उसका नाम है, बोर्ड पर आधारित, जिसका उपयोग प्रतिभागी इस चुनौती के लिए कर सकते हैं। 3 चरणों में होने वाली भव्य चुनौती के लिए अधिकतम 3 सदस्यों वाली टीम पंजीकरण करा सकती है। जैसे अगर बात करें दोस्तों, इसका कहने का साफ-साफ मतलब है, जितना सेंसर बोर्ड का उपयोग होता है ना, वह सारी चीज़ें इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट समस्याओं को भी इससे हल किया जा सकता है। एक तरह से सेंसिंग सॉल्यूशन है दोस्तों, यह भारत के लिए सेंसिंग सॉल्यूशंस है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो संवेदनापूर्ण है 2021 से, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में कह लीजिए सहयोग करेंगे, सोनी इंडिया और आईआईटी मद्रास दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉल कप्तान, मतलब फुटबॉलर खिलाड़ी ने जीता यूरो 2020 गोल्डन बूट दोस्तों? बिल्कुल महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। यह कौन है, यह भी बताएंगे, और किस देश के हैं आपको यह भी बताएंगे दोस्तों। दोस्तों पुर्तगाल देश के हैं माने जाने प्लेयर रोनाल्डो, आपने सुना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दोस्तों यह पुरस्कार जीता है दोस्तों। बहुत ही, मतलब कि कुछ अलग ही प्लेयर हैं अपने आप में, बहुत ज़्यादा कह लीजिए दोस्तों, इनके अंदर रुतबा प्लेयर हैं, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। तो पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दोस्तों टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर के रूप में समाप्त होने के बाद यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है। याद रखेंगे दोस्तों, यह सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ 4 गेम खेलने के बावजूद रोनाल्डो ने शीर्ष सम्मान हासिल किया है, क्योंकि उन्होंने 5 गोल किए थे। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्कीक ने भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, लेकिन की सहायता के टाई ब्रेकर के माध्यम से यह पुरस्कार रोनाल्डो को मिला। 2 लोग गोल किए थे, लेकिन कह लीजिए कि उसमें कह लीजिए एक रूल होता है, जिसके कारण इन्होंने जीता, पुर्तगाल के रोनाल्डो ने दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या ड्राफ्ट बिल में 2 बच्चों की नीति का प्रस्ताव रखा है? दोस्तों इसके बारे में हम एक फुल वीडियो बनाने वाले हैं 10 से 15 मिनट का, उसको आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं, और इस प्रश्न के बारे में आप आज ही दोपहर तक पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं आकर प्ले लिस्ट में दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में। दोस्तों अगर बात करें यूपी की, तो यूपी का कैपिटल लखनऊ है, और इसके सीएम योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी दोस्तों, याद रखेंगे। राजकीय पशु यहाँ का है बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रौंच है। राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोक है दोस्तों, याद रखेंगे, अशोका जिसे बोलते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना भी यूपी में शुरू हुआ था। नवीन रोजगार छतरी योजना यूपी में शुरू हुआ था। प्रवासी राहत मित्रा ऐप और आयुष कवच ऐप भी शुरू हुआ था दोस्तों यूपी में। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हारी में रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो कि बनारस में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों नेशनल पार्क स्थित है, कौन कौन से? दुग्धा नेशनल पार्क है, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों, यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है दोस्तों। यहीं पर पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभ्युदय योजना लॉन्च किया था। यूपी का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय बनारस में खोला गया है, यानी कि वाराणसी में। 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य भी यूपी ही बना था दोस्तों। बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय सिंगापुर से यूपी ने ही लिया था दोस्तों। संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी है शुरू किया गया था यहीं पर। काला नमक चावल महोत्सव यहीं पर मनाया गया था दोस्तों। दोस्तों केला महोत्सव भी यूपी के कुशीनगर में मनाया गया था, ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। वन वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के पहल से कह लीजिए हर जिले में कुछ न कुछ प्रोडक्ट का आयोजन किया गया है। तो इस तरह जो कुशीनगर में किया गया था, केला महोत्सव का किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। यूपी के जो सीएम है दोस्तों, इन्होंने 3
3 पीएससी महिलाओं का बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें 176 दोस्तों। यूपी राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, स्थापना दिवस, ये चीज़ याद रखेंगे। यूपी के बारे में आपको एक चीज़ और बताते हैं दोस्तों, यहाँ के कह लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो यूपी के जो रामसर साइट हैं 7 हैं, याद रख लेंगे। पहला है नवाबगंज के उन्नाव में, नवाबगंज के उन्नाव में दोस्तों, क्या नाम है उसका बताएंगे, पार्वती अर्गा नहीं, नवाबगंज ही है दोस्तों उसका नाम, उन्नाव में स्थित है, याद रखें नवाबगंज, जो कि उन्नाव में स्थित है। अगर गोंडा की बात करेंगे दोस्तों, गोंडा जिले में स्थित है पार्वती अर्गा। मैनपुरी में स्थित है सामन झील या फिर समान झील। रायबरेली में स्थित है दोस्तों रामसपुर करके है, याद रखेंगे दोस्तों। हरदोई जिले में स्थित है संडी झील करके स्थित है, सांडी झील भी बोलते हैं। इटावा में सरसई नवार और आगरा में कीथम झील स्थित है, जो भी हाल ही में रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाया गया है दोस्तों? ये किसके द्वारा बनाया गया है तो बताएंगे असम राज्य सरकार द्वारा बनाया गया दोस्तों। किसके द्वारा? असम राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। अब असम राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है तो असम के बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं। असम के बारे में आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर असम होगा। असम का कैपिटल दिसपुर है, गवर्नर जगदीश मुखी हैं। अभी हाल ही में सीएम यहाँ के बदले थे दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था। हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, पहले सर्बानंद सोनोवाल थे। अब सर्बानंद सोनोवाल को कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल कर लिया गया है। तो आप कैबिनेट मिनिस्टर का पूरा फुल वीडियो है आपका, कह लीजिए कि दोस्तों उसमें ट्रिक भी बताया गया, आप सारी चीज़ें आगे देख सकते हैं दोस्तों। पीएम मोदी महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल भी यहीं पे शुरू हुआ था असम में। असम के दोस्तों कह लीजिए कि काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है एक सिंग वाले गैंडे के लिए, ये चीज़ याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज योजना भी यहीं पे स्टार्ट हुआ था। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ यहीं पे देखा गया था। धनवंतरी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, अरुणडोई नामक योजना, ये सब यहीं पे स्टार्ट हुआ था। यहाँ की लोकसभा सीट है 14, विधानसभा सीट 126, राज्यसभा सीट है दोस्तों 7। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ के दोस्तों देहिंद पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, याद रखेंगे। और पोवार रिजर्व फॉरेस्ट को भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदल दिया गया है। पहले बदलने की बात हुई थी लेकिन अब बदल दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मुख्य नृत्य हैं बिहू, नगुरम्बा और घूमुर नेशनल पार्क, बोसल, घूमुर बोसल, ये सब प्रमुख नृत्य हैं यहाँ के, जो कि हमेशा मनाए जाते हैं दोस्तों, फेमस है। 15 अगस्त 1947 को असम की स्थापना हुई थी। चलते हैं कल के प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। आज का क्वेश्चन अपडेट है, हाल ही में ब्राजील को हरा कर किस देश ने जीता कोपा अमेरिका 2021 का खिताब दोस्तों? आप इसका राइट आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लास्ट तक बनने के बाद, अगर आपको अच्छा लगता है तब जाके आप शेयर करिएगा, अपने मित्रों को जोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके सारे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों।